जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर में बार बार प्रश्न आए हैं उन्हीं की चर्चाएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आपको पता है कि पेपर बहुत जल्द होने वाला है। हम लोग उस पेपर को देखते हुए जितना से ज्यादा हो सके उतना आपका साइंस, क्योंकि साइंस बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोग जानते हैं, क्योंकि 25 नंबर कहीं ना कहीं साइंस से ही आता है। तो उन 25 नंबर को करना है हम लोग, तो आपको प्रीवियस ईयर तो लगाना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है। अब प्रीवियस ईयर के प्रश्न में आपको एक अच्छे-अच्छे प्रश्नों की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को करते हैं, मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी किस लेवल की है। और ग्रुप डी में आप जानते हैं ये एक ऐसा पेपर होता है जो सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला, और इसकी मेरिट भी क काफ़ी ठीक-ठाक जाती है। अगर आपने एक प्रश्न गलत करके आए तो मान के चलिए आप कितने छात्रों से नीचे जाएँगे ये पता नहीं है। तो चलिए उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं और आपको करना है ये प्रश्न, बिल्कुल करना है। एक से जितने प्रश्न हैं सबको कर जाइए आप। चलिए देखते हैं, जैसे दिया है, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। एक रेडियोधर्मी एक रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास का है, तो वस्तु 3/4 हिस्सा में क्षय होगा। मतलब कहा कि 3/4 हिस्सा में क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। क्षय मतलब क्या होता है? नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो इसका क्या हो सकता है? में डैश में क्षय होता है। कितना हिस्सा? वस्तु की 3/4 हिस्सा क्षय कितने दिन में या कितने माह में या कितने वर्ष में ये क्षय हो जाएगा? इस प्रश्न का जो उत्तर है 12 माह। 12 माह में ये क्या हो जाएगा? 3/4 हिस्सा खराब हो जाएगा। 3/4 हिस्सा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। कितने में? 12 माह, मतलब 1 साल में ये 3/4 हिस्सा खराब हो जाएगा। अगर एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास की है तब इस पे ये लागू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसे दिया है अष्टक। ऑक्टेन के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों के तत्व प्रत्येक डैश तत्वों के अंतराल आते हैं। मतलब ये कितने तत्वों के अंतराल पे आते हैं, ये प्रश्न कह रहा है। ये कितने तत्वों को अंतराल पे आते हैं? तो ये जो होता है, ये होता है 7 7 7 तत्वों के अंतराल पर 7 तत्वों के अंतराल पर ये होता है। कितने में? अष्टक। अष्टक नियम के अनुसार अगर चलेंगे, व्यवस्थित किया जाए तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले प्रत्येक तत्व 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। हमेशा 7 तत्वों के अंतराल पर आते रहते हैं। चलिए ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी को सही स्थिति प्रदान नहीं की। क्यों नहीं किया था मेंडलीफ? कहाँ गड़बड़ हो गई थी मेंडलीफ से जो अपनी स्थिति को ठीक ठाक नहीं कर पाए थे? नहीं कर सकता है। इसमें कौन सा ऐसा तत्व था जो इसके मेंडलीफ ने नहीं कर सकते थे? तो इधर देखिएगा, एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, और क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व है? तो सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेंडलीव के तत्व में मेंडलीव की आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आप लोग जानते भी हैं, आवारा तत्व कहा जाता है। इसी पर आवारा कहा जाता है कि इसकी स्थिति उसमें कंफर्म सही नहीं कर पाए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसने लॉ ऑफ ऑक्टेन दिया था? मतलब ये ऑक्टेन की जो सिद्धांत था किसने दिया था? अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, अभी अभी न्यूलैंड्स 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 ने ही ऑक्टेन दिया था। ऑक्टेन मतलब अष्टक नियम दिया था। अष्टक दिया था। ऑक्टेन को क्या कहेंगे? अष्टक कहेंगे। ऑक्टेन कौन दिया था? न्यूलैंड दिए थे। न्यूलैंड दिए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1817 ईस्वी डैश में ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। ये कौन थे? ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जो 1817 में
तत्वों को समूह को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। मतलब एक इच्छा जागी थी, प्रयास किए थे। कौन ऐसे वैज्ञानिक थे? कौन ऐसे वैज्ञानिक थे? कौन ऐसे वैज्ञानिक थे? तो ये जो त्रिक नियम आप लोग पता है ना, त्रिक नियम, डोबरेनर साहब, डोबरेनर साहब, डोबरेनर साहब, यही थे, यही थे, यही थे समूहों को क्रमबद्ध करने का प्रयास करेंगे। प्रयास एक सीक्वेंस में लगा दिया जाए तत्वों को, एक सीक्वेंस में लगा दिया जाए तत्वों को। त्रिक, त्रिक मतलब तीन, इसमें तीन ही बात कर रहा था वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो डुबराइनर साहब थे, ये त्रिक नियम, त्रिक एक आपको पता होगा, तत्वों के समूहों को सजाए थे, तो ज्यादा तत्व तो नहीं ले पाए थे ये। और डोबेराइनर साहब, इसका उत्तर कौन सा होगा सर? सी, डी होगा, डोबेराइनर। आइए चलते हैं नेक्स्ट। त्रिक कानून, देखिए ये अभी आ गया ना, त्रिक, त्रिक नियम या त्रिक कानून द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? न्यूलैंड के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, मेंडलीव के द्वारा, डोबेराइनर साहब। कौन से? अभी अभी हमने बता के आए हैं, अभी अभी हमने बता के आए हैं कि इसका जो डोबराइनर ने त्रिक नियम दिए थे, त्रिक नियम दिए थे, त्रिक नियम दिए थे, कौन दिए थे? डोबराइनर साहब। आइए चलते हैं नेक्स्ट। एक प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा होता है। प्रक्षेप गति के साथ एक क्षैतिज, क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है। कौन करता है? इसमें देख लीजिए, देख लीजिए, इसमें जैसे कहे समतल प्रक्षेप नहीं, वक्र प्रक्षेप नहीं, सीधा प्रक्षेप नहीं, ऊंचा प्रक्षेप, ऊंचा प्रक्षेप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ऊंचा प्रक्षेप। इस प्रश्न का उत्तर कौन है? ऊंचा प्रक्षेप, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। प्रक्षेप के पथ, प्रक्षेप के पथ को उसका कहा जाता है। प्रक्षेप पथ को क्या कहा जाता है? ऊंचाई, विस्तार, प्रक्षेप पथ, उड़ान। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिर्फ प्रक्षेप पथ कहा जाता है, 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 प्रक्षेप पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रक्षेप पथ कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। एक तोप, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति, एक तोप का गोला दागा गया धड़ाम से, गति का एक उदाहरण है। गत मतलब गति का सरल रेखीय गति, प्रक्षेप गति, अति संयोतिपूर्ण गति, क्षैतिज गति। तो कौन सा हो सकता है? तो आपको पता है कि जब गोला जाएगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे, मतलब एक वक्राकार तो कुछ न कुछ बनाएगा, क्योंकि एक बार ऐसे जाएगा तभी तभी तो होगा। कौन सा होगा? तो प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति होगा, प्रक्षेप गति, हाँ बिल्कुल सर, प्रक्षेप गति ही होगा, प्रक्षेप गति ही होगा। यही पढ़ रहे हैं हम लोग। एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति एक प्रक्षेप गति का उदाहरण है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिया एक प्रक्षेप गति, एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है। क्षैतिज सीमा यहां कहा एक समान होती है, चाहे वस्तु को, चाहे वस्तु को थीटा और पर प्रक्षेपित किया जाए, कितने डिग्री के अंश पे प्रक्षेपित किया जाए। तो आपको पता है एक प्रक्षेप गति क्या 180 अंश ऋण थीटा, थीटा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। इसका जो होगा 90 अंश ऋण थीटा, 90 अंश ऋण थीटा, ये उत्तर होगा इसका। कौन सा उत्तर सही है? 90 अंश ऋण थीटा, 90 अंश ऋण थीटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। गति के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? गति के परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, दबाव, बल, वेग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बल, बल कहते हैं। गति के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं, फोर्स कहते हैं, फोर्स कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। प्रक्षेप गति में, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय होता है, कुल उड़ान समय होता है।
कौन सा होगा? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से समतुल्य, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से तिगुना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय के 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दुगुना। कौन हो सकता है? 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 तो सर डी हो सकता है। डी, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय के दुगुना होता है। लगने वाले समय के दुगुना होता है। दुगुना, दुगुना। अगर एक प्रक्षेप गति कुल उड़ान का समय होता है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय के दुगुना होगा। कितना होगा? दुगुना होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। चलो देखिए दिया है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में हो सकता है? कोई वस्तु हो, उसका अधिकतम भार कब होगा ये पूछा है। भूमध्य रेखा पर होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर होगा, और पृथ्वी के ध्रुव पर हो। इधर देखो, ये क्या है? पृथ्वी है। उसने कहा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बीचों बीच यहाँ पर, या ध्रुवों की बात कर रहा है यहाँ पर, या यहाँ पर, या पृथ्वी के सेंटर पर, केंद्र में, कहाँ पर सबसे ज्यादा भार हो सकता, भार हो सकता, कहाँ पर सबसे ज्यादा भार हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे ज्यादा भार होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे ज्यादा भार होता है। चाहे नॉर्थ में चले जाइए, चाहे साउथ में चले जाइए, पृथ्वी का सबसे ज्यादा अगर भार कहीं होता है तो ध्रुवों पे होता है। चलिए आइए चलते, इसका उत्तर कौन सही है? सर डी सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिति वस्तुओं को एक ही कलावधि के लिए एक बल कार्य करता है, तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी बात समान हो? मैंने कहा कि त्वरण समान होगी, गतिज ऊर्जा समान होगी, वेग संवेग, कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तो सर संवेग समान हो सकता है, मोमेंटम समान हो सकता है, मोमेंटम समान हो सकता है, संवेग समान हो सकता है। ये समझ जाइए, ये ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न आते हैं। ऐसे अगर प्रश्न आएंगे तो जरूर आप गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सर ये भी सही है, ये भी सही। अगर कंफ्यूजन हुआ तो समझ लो गलत। तो ऐसे प्रश्नों को आप करते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि हम वो प्लेटफॉर्म पे हैं कि जहां पे आपको पूरे के पूरे ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो प्योर ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को हम कराएंगे। तो इसी के साथ पनिवाड़ी को हम विराम करते हैं। जय हिंद।